नमस्कार, सिटी सेंटर में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। अहम खबर नारायणपुर से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। हथियार समेत अन्य सामग्री बरामद की गई है। 12 बोर की BGL लॉन्चर बंदूक बरामद किए गए हैं। टिफिन बम और डेटोनेटर भी जब्त किए गए हैं। बड़ी कामयाबी। नारायणपुर की तस्वीर, जहां 6 नक्सली अब गिरफ्त में। इधर दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लोन वर्राटू अभियान के तहत 12 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। इनमें से 8 नक्सली इनामी हैं। जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें से 2 चांद्रना और अमित पर 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इन 12 नक्सलियों के सरेंडर पर दंतेवाड़ा पुलिस ने केक काटा है। लगभग 28 लाख रुपए है। इसमें 30 वर्ष से अधिक माओवादी संगठन में सक्रिय DVCM रैंक के पश्चिम बस्तर डिवीजन के चंद्रन्ना पुणे में जो तारलागुड़ा कुरचोली जैसे पुरवाड़ा जैसे मुठभेड़ और ID ब्लास्ट जिसमें सक्रिय थे। लगभग 30 वर्ष से वो सक्रिय थे नक्सल संगठन जिले में। आज के तहत 12 नक्सलियों ने समर्पण किया और अब इस अभियान के तहत अब तक 1005 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया, जिस पर पुलिस ने एक जश्न भी मनाया और एक केक भी काटा। इस समय मैं उसी पुलिस लाइन में मौजूद हूँ। इसमें एक 8 लाख का इनामी नक्सली चंद्रना ने भी सरेंडर किया, जिस पर 8 लाख का इनाम था। कब से वो संगठन में जुड़े थे, आखिर नक्सलवाद कितना कमजोर हुआ है, कैसे उनकी विचारधारा टूट रही है और उनकी विचारधारा से टूट कर लोग सरेंडर कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। कौन से दलम में थे आप? सर पहले बासागुड़े दला में 1996 में भर्ती हुआ। आज कितने लोग यहाँ सरेंडर करने आए हैं? हम तो मेरा एक जना है सर अभी। अच्छा, तो आप वहाँ संगठन में थे, वहाँ पर अब क्या लगता है कि नक्सलवाद एकदम कमजोर हो गया इसलिए लोग सरेंडर करने आ रहे हैं? क्या बात है, आपको क्या लगता है? मेरा सर मेरा कमजोरी मतलब उम्र बढ़ गया, तबीयत ठीक नहीं है, पुलिस दमन थोड़ा ये ज्यादा हुआ, सरेंडर करके मैं। जिस तरीके से पुलिस ऑपरेशन चला रही है, जंगल के अंदरों में लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, इसका भी एक डर बढ़ा होगा अंदर में, नक्सलियों में? जी सर, बढ़ा है। हमारे साथ एडिशनल SP भी खड़े हैं, उन्हीं से जानते हैं। इस समय ऑपरेशन मानसून भी चलाया जा रहा है। बता दूं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ दंतेवाड़ा हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो, सुकमा हो, सभी जगह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इस ऑपरेशन में पुलिस भी लगातार उनके कामयाबी भी मिल रही है। सर बताएंगे कि जो ऑपरेशन मानसून है इसको लेकर किस तरीके से मतलब तैयारियां चल रही है? ऑपरेशन मानसून को लेके हम लोग पिछले साल भी मानसून में ऑपरेशन किए थे, बट मानसून में ऑपरेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। बट अभी हम लोग माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का क्लियर निर्देश था कि मानसून में भी ऑपरेशन हम लोग कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी गैप देंगे तो इतना हम लोग मोमेंटम बिल्ड करके अभी ब्रेक दे देंगे तो फिर हमारा टारगेट अचीव करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। तो हम लोग भी सभी SPs IG सर लोग सब बैठ के ये डिसाइड किए थे कि मानसून में ऑपरेशन करने में क्या दिक्कतें आती है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो मेनली नदी पार करना और मेनली वही तो एक दिक्कत आती है, तो उसको कैसे कैसे कर सकते हैं, कहाँ से ब्रिजेस बनना चाहिए और कहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, कैसे हम लोग अंदर पहुंच पाते हैं, वो सब आपको इन डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा, बट उसका रणनीति बना हुआ है और अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट मानसून सीजन में भी ऑपरेशंस कंटिन्यू होते रहेंगे। जिस तरीके से सर CCM कैडर के नक्सली हिट किए जा रहे हैं और इन हिट नक्सलियों के बाद में अब आपको क्या लगता है कि किस स्तर पे मतलब नक्सलवाद टूट रहा है या कब तक जो टारगेट दिए खत्म होगा? हमें जो जानकारी मिल रही है कि CC कैडर हमेशा TCOC के टाइम पे भी और उन लोगों का साल में एक बार मीटिंग होता ही है, बट जिस हिसाब से CC कैडर का नुकसान होते जा रहा है, उन लोगों का भी संख्या कम होती जा रही है और उन लोगों को बैठ के एक आगे की रणनीति बनाने के लिए भी कुछ मौका नहीं मिल रहा है। जैसे अगर मैं पहले भी वही बात बोल रहा था कि अगर मानसून में हम लोग ऑपरेशंस कम कर देंगे तो फिर वो लोग बैठ के अपना रणनीति बना लेंगे, तो इससे अच्छा हम लोग कंटिन्यू ऑपरेशंस करेंगे और उनको और न्यूट्रलाइज करने में और सरेंडर करने में, अरेस्ट करने में अगर सफल होते रहेंगे तो मार्च 26 तक हमारा जो टारगेट है वो अचीव करने में हमको इजीली हो पाएगा। तो देखिए, मार्च 26 तक जो डेडलाइन दी गई है उसको देखते हुए ऑपरेशन मानसून भी लगातार चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन मानसून में नक्सलवाद को पीछे ढकेलने की हर कवायद चलाई जा रही है। NDTV के लिए पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। भोपाल के कलियासोत डैम में दोस्तों के साथ पार्टी करने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। डैम में नहाने के दौरान युवक पानी में डूब गया। इस
हृदय विदारक घटना का एक लाइव वीडियो भी सामने आया जिसमें युवक की सांसें फूलती हुई नजर आ रही है। घटना से घबराए दोस्तों ने पुलिस को जानकारी दी। गोताखोरों की टीम ने शव को बाहर निकाला। श्योपुर के बगवाड़ा गांव के पास देर रात अचानक चंबल नदी का पानी बाहर आ गया। चंबल नदी से हुए इस बहाव की वजह से आसपास के इलाके में परेशानी बढ़ गई। बताया जा रहा है कि टर्रा माफी गांव में लोगों के घरों में और खेतों में पानी घुस गया। पानी भरने से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। लोग घरों से बाहर निकले। वहीं नहर का पानी भरने से घर में रखा सामान खराब हो गया। ग्रामीणों ने घटना के बाद अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले नहर में छेद हो गया था जिस वजह से ग्रामीणों ने जल संसाधन विभाग को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया और अब नहर फूटने का नतीजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। उधर जल संसाधन विभाग के एसडीओ ने सफाई देते हुए कहा कि टेस्टिंग के लिए 750 क्यूसेक पानी छोड़ने की मांग की गई थी, लेकिन कोटा बैराज के अफसरों ने 2000 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी चंबल नदी में छोड़ दिया। वहीं इसी वजह से नहर टूट गई। अब घटना की जानकारी लगते ही कलेक्टर ने अधिकारियों को टूटी नहर रिपेयर करने के निर्देश दिए। ये गांव टर्रा मापी है और इधर जिधर नहर टूटी वो बगवाड़ा है, लेकिन टर्रा मापी में नुकसान हुआ कि ये घरों में पानी घुस चुका है और जो धान की जो पौधे है लगाने के लिए उसमें भी बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ, और ये कम से कम 8-15 दिन से ये एक छेद टाइप का पड़ रहा था यहाँ, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। अगर शुरू से ऐसे ध्यान देती थी तो ये नौबत नहीं आती। अच्छा, कितने खेतों में पानी पहुंच गया, कितना नुकसान माने? ये नुकसान अनुमानित बहुत है साहब, कुछ किसका बताएं। पूरे गांव में नुकसान है, देखो चारों तरफ देखो कितना नुकसान है। पूरे खेतों में तबाही मच गई। पौधे थी, पौधे नहीं लगी, पौधे पूरी तबाही हो गई। हाँ, लोग बाकी हादसा होने से बचाने, अगर वो 1 मिनट मानो जग रहे थे वो तो थोड़ा दिन वो टाइम था, इसलिए अगर रात होती तो वो ज्यादा हादसा होता इसमें। ये मैं कहीं पे चला रहा था जो बंगा चालू है 3-4 बजे, जो थोड़ा चले आए 3-4 बजे तो नाराज चल गया है। 6 बजे तो नाराज बहुत चले गए, फिर अंधेरा पड़ा तो बिल्कुल 10 बजे लग गई। नहर टूट गई। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ घरों में? फिर घरों में कहीं अचानक पानी गया, ये अचानक पानी गया। ये वो है 25 घर है जिसमें पानी उड़ गया है। बहुत पानी भर गया, नहर टूट चुकी है पूरी हमारी। और मन शाम के पूरा सामान निकाल लिया। अब गाँव में भर गया पानी, चून में भर गया, मकान भर गया, सारे रियात हमके कट्टा सब निकाल लिया। रोड पे बैठे सारे रियात का। कितना पानी घरों में भरा था जब आप निकले घर से? कंबर। अच्छा, और कैसे मालूम चला आपको कि नहर फूट गई है? हमको उन्होंने फोन लगाया, उन्हें सुनाने जब याद पड़ गया हमने। नहर कल शाम को इसमें कल ब्रिज हुआ था, उसके बाद कोटा से नहर का पानी बंद करा दिया गया है और जो भी जिस प्रकार की जो सेफ्टी के मेजर है वो पूरे ले रहे हैं। किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं है, कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। फसल थी नहीं, फसल में भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। नरसिंहपुरा के विपतपुरा में कल शाम से गायब 3 में से 1 बच्चे का शव बरामद हुआ है। कल शाम को तीनों बच्चे घर से खेलने और नदी देखने को कहकर निकले थे, लेकिन जब देर रात तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया जिसमें 1 बच्चे का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन 2 बच्चे अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दुर्ग में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे थनौद गांव में 32 लोग फंसे हुए हैं। उधर खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए 32 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खबर नरसिंहपुर से, जहां नर्मदा नदी पर बने 4 पुल डूब गए हैं। बरगी बांध से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति बदतर है। नरसिंहपुर का सीहोर और जबलपुर से संपर्क टूट चुका है। जबलपुर को जोड़ने वाला जासीघाट पुल जलमग्न है। रायसेन को जोड़ने वाले झिकौली घाट पर पानी बह रहा है, जिस वजह से गडरवारा और तेंदुखेड़ा को जोड़ने वाले पुल पर भी मुश्किल है। पुल भी जलमग्न है। प्रशासन इस
स्थिति को देखते हुए अलर्ट मोड पर है और निचले इलाके में लोगों से न जाने की सलाह की गई है। आप सलाह दी गई है। ये तस्वीरें आप देखें, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग फंसे हैं उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती इस वक्त है। जिकोली बोरास पुल का है। ग्वालियर का एक ऐसा गांव है जहां सड़क के अभाव में लड़कों की शादी नहीं हो रही। दूसरे गांव के लोग अपनी बेटियों को इस गांव में भेजना नहीं चाहते। मामला भितरवार के नया गांव का है। 1300 की आबादी वाले इस गांव में करीब 150 परिवार रहते हैं। इनमें से 45 युवा अविवाहित हैं। इनमें से तो कई 40 की उम्र को पार कर चुके हैं। लोगों के मुताबिक गांव में अप्रोच रोड नहीं होने की वजह से गांव का रास्ता जलमग्न रहता है। ग्रामीण विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर चुके हैं, लेकिन इसका अधिकारियों पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने कीचड़ में खड़े होकर आंदोलन भी किया। कुछ साल पहले सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम किठौन में भीतरवार तक सड़क बनवाई थी, जो लंबा रास्ता है। बारिश के मौसम में 3 महीने के लिए शहर से संपर्क यहाँ टूट जाता है। हमारा मामला सर ये रोड की समस्या है। आज से 22 साल से रोड बिल्कुल ग्रस्त पड़ा हुआ है जी, और कई घटना हो चुकी हैं। प्रशासन से, राजनीतिक लोगों से भी हम निवेदन कर चुके हैं। 15 साल कांग्रेसी विधायक रह चुके हैं, उनसे भी निवेदन किया। इससे पहले बीजेपी की विधायक भी रह चुके हैं, उनसे भी हमने निवेदन किया। सारे लोग अवशासन दे के चले जाते हैं, काम कर आज तक किया नहीं है। एक बार हमने आंदोलन किया 2 साल पहले, एसडीएम साहब और टेलर साहब आए थे, अवशासन दे गए थे हमको कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ना तो बच्चे पढ़ने जा पा रहे हैं, डिलीवरी या बीमारी दुखी जो भी गांव में व्यक्ति का हो जाता है तो उसको लाने में बड़ी समस्या आ रही है। बच्चे बहुत दिनों से परेशान हैं, घर बैठे रहते हैं, ना पढ़ भी जा पाए ना कछु। दिन में 3-3, 4-4 बार आना पड़ता है, तो भाई में पानी की मारे घर ही रखे गए। बीमार हो गई, दवाई अभी कहाँ से आ रही हैं आप अपनी बहू को लेके? हम बाजार से दवाई लेके। कैसे आए आप लोग? पैदल पानी में निकल ही नहीं पा रहे। कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला? हमारा जी रोड 25 सालों से बेकार पड़ा हुआ है और हम सरकार से बार बार मांग कर चुके हैं, और इस वक्त ऐसी स्थिति है हमारे रोड की कि बिल्कुल 10-15 दिन से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और कोई भी एम्बुलेंस अगर डिलीवरी वगैरह हो तो एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही है। और इतनी गंभीर समस्या है। और हमने एक बार यहाँ चक्का जाम भी लगाया था, तो प्रशासन से हमने मांग रखी थी, तो तहसीलदार जी वगैरह आए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपका रोड चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद में आपका रोड बनाया जाएगा। लेकिन 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन हमारा रोड नहीं बना अभी तक। हम शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि हमारा रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और करैया रोड से 3 किलोमीटर ये भितरवार का नज़दीक, विधानसभा से नज़दीक गांव है। ऐसा नज़दीक गांव है, हमारे रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं, तो जो कहते हैं कि भितरवार से जुड़ा हुआ गांव, और इतना बेकार रोड पड़ा हुआ है। 25 लड़के तो हमारे यहाँ, 25-30 लड़के तो हमारे यहाँ मतलब अब आते हैं। हमें मार्गदर्शन दिया है, वो टीएस करवा रहे हैं, ये साथ बात हो गई है। आप क्या क्या काम कराने वाले हैं? पुलिया बनवाएंगे, उसमें मरम का भी है, उसमें मरम लगाएंगे। ये कहाँ से कहाँ तक का रहेगा रोड? नेगांव में रहेगा, नेगांव गाँव में। अच्छा, तो पुलिया मतलब कितनी जगह पुलिया डलने वाली हैं? एक जगह ढूंढते हैं ना, 2 ढूंढते हैं। नीमच में घर के बाहर खेल रहे 13 साल के एक दिव्यांग बच्चे को पिकअप ने कुचल दिया। घटना में मासूम आदित्य की मौत हो गई। वहीं आदित्य के पिता मान सिंह ने इसे हत्या बताया। पिता के मुताबिक पिकअप ड्राइवर अशोक जायसवाल ने रंजिश के चलते उनकी बेटी की हत्या की है। अशोक का मान सिंह के साथ रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसपी ऑफिस के बाहर हंगामा भी किया। घटना के बाद से आरोपी अशोक जायसवाल फरार है। फिलहाल पुलिस ने किसी तरह परिजनों को शांत करवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। कल एक आदित्य नाम के बच्चे के ऊपर इंटेंशनली गाड़ी चढ़ाकर उसकी हत्या कर दी गई है। पहले भी उनके पारिवारिक विवाद चल रहे हैं। उसके बाद पुलिस सरवानिया चौकी ने बिना किसी जांच पड़ताल के ही ये लिख के कि उसके ग्रैंडफादर ने के तथ्य के आधार पर हमने विवेचना, उसने बोला बिना विवेचना के तथ्य के आधार पर हमने कायमी कर दी। जबकि उसके परिवार का कहना है कि जो हमने बोला, जो कहा, वो तो पुलिस ने लिखा ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात कि
जब मैंने सुबह चौकी प्रभारी से बात करी तो उसका कहना है कि मैंने परिवारजनों के कहने पे ही कायमी कर दी, जबकि परिवारजनों का कहना है कि हमने कायमी करी नहीं, हमने क्या बोला जो लिखा ही नहीं है। उसने पुलिस वालों का कहना है कि हमने उसको राउंड अप कर लिया है, अगर उसको राउंड अप कर लिया गया है तो उसकी सूचना दें कि हाँ राउंड अप, क्योंकि अभी एसडीपो में हमने बोला है कि हमें पता नहीं है, तो इसकी जांच करवाई जाए पहले कि वो राउंड अप हुआ है या नहीं। और मेरा पुराना विवाद चल रहा था उससे आए दिन बोलता रहता था कि यार तू साइड में रहना, नहीं मैं तेरे को फोड़ के चला जाऊंगा जब भी आऊँगा उस समय। कौन व्यक्ति था और कल क्या हादसा हुआ? ये कल वो अशोक पिता पारसमल आया गाड़ी लेके, घर के बाहर मेरा बच्चा खेल रहा था, आया इस आगे घुमा के ऊपर चढ़ा के निकल गया। मेरा लड़का हटा रहा था, हटाने नहीं दिया, ऊपर चढ़ा के निकल गया। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मेरे को न्याय मिले इसका। उसने मर्डर किया, ये कोई मेरा बच्चा खींच रहा था, खींचने नहीं दिया, उसे जबरदस्ती निकाल के ऊपर चला गया गाड़ी। पहले भी कोई विवादित थाने मामला गया था? हाँ है ना, तारीख चल रही है पहले भी, होद के ऊपर चढ़ा रहा था, घर के होद के ऊपर। अब क्या मांग, पुलिस से क्या मांग करते हैं? मेरे को न्याय चाहिए और कुछ। ग्वालियर के मुरार इलाके में 3 लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी। मामला बड़ा गांव के नजदीक मोहनपुर हाईवे के पास का है। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में दर्ज हुई हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और इन तस्वीरों में दिख रहा है कि 3 युवक एक प्लास्टिक के पाइप से युवक को बुरी तरह पीट रहे हैं। बड़ा गांव क्षेत्र थाना मुरार का मामला है। बालाजी होटल पे कुछ लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक फरियादी अरुण यादव हैं, उनके साथ 3 लोगों ने मारपीट की थी। उनके द्वारा थाने आकर रिपोर्ट की गई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा इसमें विवेचना की जा रही है। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, उसके आधार पर भी आरोपियों के संबंध में हम जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार इसमें आगामी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कुल 3 आरोपी इसमें बताए गए हैं और भी अन्य अगर कुछ होगा, फरियादी कथन लेकर, उनका भी इलाज वगैरह चल रहा है, उनसे भी कथन लेकर इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बैतूल में करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया, जहां ठगों ने जिले में महिलाओं के 425 समूह बनाए। समूह बनाने के बाद महिलाओं से डेली बचत की राशि को 25 रुपए हफ्ते से लेकर 150 तक जमा करवाए और ऐसे ही 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए ठग कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जिले में सत्यकाम फाउंडेशन बिहार की ओर से जिले के 10 ब्लॉकों में बेरोजगार महिलाओं को जोड़ा गया। पंचायतों में महिला समूह बनाने और उनसे डेली बचत राशि जमा करने के लिए महिला एजेंट बनाए। फिर जिले में 425 समूह से करोड़ों रुपए अपने खाते में जमा करवाकर अब रफो चक्कर हो गए। महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में जुटी है। मेरा नाम सरिता उइके है और मैं एरिया ऑफिसर के पोस्ट पे मुझे जॉब दिया गया था और मेरे से 49,000 भी भरवाया गया था। बोले 18 महीने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, बट अब पता चल रहा है कि संस्था फ्रॉड निकल चुकी है। मेरे नीचे मैंने 8 लोगों को ऐड किया था और एक बीपीओ के पोस्ट पे था और कुछ लोग पीसी के पोस्ट पे जॉब कर रहे थे। उनको सैलरी भी मिल रही थी और वो लोग, उनका काम था हर गाँव में जाके समूह बनाने का। समूह बनाए उनने और सेविंग करवाए उनसे हर सप्ताह और ट्रांजैक्शन करवाए संस्था के अकाउंट में। और कितना सेविंग? 25 से स्टार्ट था। सर ये हम लोग जन सत्यकाम फाउंडेशन ट्रस्ट में हम लोग काम करते थे, बेरोजगार थे और रोजगार के नाम पर हम लोगों को रोजगार दिया गया। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम सैकड़ों ऐसे कर्मचारी है जो इस बात का शिकार हुए हैं। और ये संस्था मधुबनी बिहार की है और कटनी में भी इसका ऑफिस था और एक ऑफिस अपने गड़ेकर हॉस्पिटल के बाजू में था। और कम से कम सर बैतूल डिस्ट्रिक्ट के अंदर 424 समूह बने हैं और करोड़ों रुपए का गमन करके ये लोग ना भाग गए। कल जो है कुछ महिलाएं जो है एसपी ऑफिस और थाना कोतवाली में उपस्थित आई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि एक सत्यकाम फाउंडेशन है जो अपने गड़े अस्पताल के पास में है। वहाँ पे जो बिहार की संस्था है उनके द्वारा कुछ पैसा जमा कराया जाता था, उस एवज में उनको नौकरी के नाम पे पैसा दिया जाएगा, मगर जो है संस्था के द्वारा जो है उनका पैसा लेके फरार हो गए। इस संबंध में उनकी शिकायत दर्ज हुई है, अभी उसकी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खरगोन में यूरिया की किल्लत पर किसानों का गुस्सा फूट गया। नाराज किसानों ने बिस्टान रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसान सड़कों पर बैठकर विरोध जताते रहे। उधर चक्का जाम की खबर मिलते ही पुलिस और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है।
छतरपुर के बागेश्वर धाम में हुए हादसे के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। राजस्व और पुलिस विभाग ने कार्रवाई की। 50 से ज्यादा दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाली 3 दुकानों को बंद कर दिया गया। वहीं एक अवैध होम स्टे को सील कर दिया और शासकीय जमीन पर बने 6 होम स्टे ध्वस्त कर दिए। साथ ही अवैध रूप से बिजली कनेक्शन लेने वालों पर भी कार्रवाई की गई। 27 दुकानों और होम स्टे का बिजली कनेक्शन काट दिया। एसडीएम ने बताया कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। कलेक्टर महोदय के निर्देशन पे बागेश्वर धाम स्थित जो भी अवैध होम स्टे है, जो कि या तो शासकीय भूमि में बने हैं या फिर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, उनकी कल जांच की गई है और जो भी अत्यधिक बुरी स्थिति में पाए गए उनको गिराने की भी सर के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। और साथ ही जो भी वहाँ पे दुकानें हैं, खाद्य दुकानें हैं, ढाबे हैं, उनके सामग्रियों की जाँच की गई है। काफ़ी विनिष्टीकरण कराया गया है। जो सामान खराब था, कुछ फूड सैंपल भी लिए गए हैं। बहुत सारी जगह घरेलू सिलेंडर से बन रहे थे तो उनको भी जब्त करने की कार्रवाई की गई है। और एमपीवी की टीम भी साथ में थी। तो ऐसे जो भी अवैध कनेक्शन कटिया लगा रखे थे या जो यूज वायर्स वाले थे, तो ऐसे अवैध जो भी कनेक्शन थे उनको भी कल काटने की कार्रवाई की गई है। और कलेक्टर सर के निर्देश में ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। रतलाम में ठेला रेहड़ी लगाने वालों की नाराजगी सामने आई है। कर्मचारियों ने नगर निगम के वसूली के खिलाफ विरोध जताया है। नगर निगम के प्रतिदिन 50 रुपए वसूली के आदेश के खिलाफ फुटकर व्यापारियों ने अनूठे अंदाज में विरोध जताया। फुटकर विक्रेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे और परिसर में गरबा करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। हमारी समस्या है कि हम फल और सब्जी बेचते हैं और जो नगर निगम में हमारे ऊपर 100 या 50 रुपए शुल्क लगाया है वो गरीब लोगों को देख के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 100 रुपये और 50 रुपये में 4 किलो आटा आता है। वो हमारे घर 4 दिन चलता है, तो हम इतना शुल्क नहीं दे सकते। और हम यहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन कुछ नहीं, हम तो सिर्फ यहाँ गांधीगिरी करने आए हैं। और महापौर जी को जब तक मनाएंगे जब तक वो मान नहीं जाए। इनके अधिकारी अगर हमारे से शुल्क लेने आएंगे तो हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, गांधीगिरी करेंगे, देशभक्ति के गाने गाएंगे, जैसा कि आज हमने यहाँ पे गरबा करा। और सब्जी की जो ठेला गाड़ी बाजार में फुटपाथ पे लगाते हैं, हमने 3 साल से इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई कर लागू नहीं किया था, लेकिन लगातार इनको छूट देने के कारण राज्य शासन की तरफ से जो चुंगी क्षतिपूर्ति और सीएम इंफ्रा का जो फंड मिलता है उसमें हमारी कटौती की गई थी। तो हमें मजबूरन इनका जो पर डे के हिसाब से शुल्क पहले लिया जाता था वो परिषद में लागू करके सब्जी वालों का 30 रुपया तो फ्रूट वालों का 50 रुपीज़ हमने शुरू किया था। खबर बिलासपुर से, जहां नई श्रम संहिताओं और निजीकरण के खिलाफ कोल माइंस कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोल माइंस के कर्मचारियों ने एससीसीएल मुख्य कार्यालय के सामने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर काम का बहिष्कार किया। कर्मचारियों का आरोप है कि ये संहिताएं मजदूरों के हितों के खिलाफ हैं, जिसे लेकर कर्मचारियों ने विरोध जताया। यूनियन ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द श्रमिक हितों की अनदेखी बंद नहीं की तो देशव्यापी आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर एससीसीएल मुख्यालय में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं ये श्रमिकों का संघ है जो आज एससीसीएल मुख्य गेट के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। हम इनसे सीधे तौर पे जानेंगे कि क्यों आखिरकार ये नारेबाजी कर रहे हैं, क्या आगे हैं। हमारा ये सरकार जो श्रम विरोधी कानून जो ला रही है, मजदूरों के ऊपर बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी से कानून, बहुत सारे आईडी एक्ट से कानून, ऐसे 40 एक्ट लागू होते हैं। सरकार उसको 4 वर्गों में विभाजित करने के बहाने श्रम जो कानून है उसको कमजोर किया जा रहा है, श्रमिक के हितों को कमजोर किया जा रहा है। व्यवसायी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून में सुविधाएं दी जा रही हैं। हम इसके विरोध में पूरे देश भर के श्रम संगठन रोड में है, आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यालय से, हमारे एससीसीएल मुख्यालय से 4 संगठन इसमें शामिल है। आपका हमारा एटक है, इंटक, C2, HMS। तो हम हमेशा अधिकार बढ़ने चाहिए। तो ये 4 कोड लागू होने से श्रमिक अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, उनके कई बहुमूल्य अधिकार कमजोर हो रहे हैं। इसके विरोध में आज सारे संगठन हम लोग
रोड में है और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी एक निश्चित अंतराल में इसका विरोध करेंगे। लंबे समय से एसीसीएल में जो 4 वर्ग हैं श्रमिकों के वो काम कर रहे हैं, लेकिन एसीसीएल के द्वारा किसी तरह का जो सुविधाएं हैं वो देने में कोताही बरती जाती है। मांगे भी लंबे समय से होती जा रही है, लेकिन उसमें किसी तरह का पहल नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है कि क्यों इसका पहल नहीं किया जा रहा है? देखिए, सरकार तो वैसे भी श्रमों के श्रमिक संगठनों के विरोध में है। सरकार एक कानून लाती है, हमारी प्रबंधन उसको डबल करके हमारे ऊपर दमनकारी नीति ले आती है। अभी आपको बता दूं कि हमारे जितने भी कोल के उद्योग हैं उसका बैकडोर से निजीकरण किया जा रहा है, खुले तौर से सभी कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में जो राष्ट्रीयकरण के पूर्व की जो भावनाएं थी, राष्ट्रीयकरण के पहले जो हमारी स्थिति थी, आज वही स्थिति फिर से बनती जा रही है। हमारे ठेका श्रमिकों से 12-12 घंटा काम लिया जा रहा है। जो मिनिमम वेजेस उनको देना चाहिए, अभी तक नहीं दिया जा रहा है। जो उनकी सामाजिक सुरक्षा है, आर्थिक सुरक्षा है, मेडिकल की सुविधा है, पढ़ाई की सुविधा जो हमको पब्लिक सेक्टर में मिला है, आज उसको खत्म किया जा रहा है। देखिए, प्रदेश में खास करके छत्तीसगढ़ के कई जगहों में कोल की कई विभाग हैं और लगातार यहाँ पे कोल खनन होते आ रहा है, लेकिन जो मजदूर संघ के 4 यूनिट हैं ये किस तरह से काम करते हैं उनसे जानेंगे। लगातार विरोध होते आ रहे हैं, मांग होती आ रही है, मुख्यालय पहुंचते हैं बाहर दूर जिले के, उनको लेकर आप किस तरह से साथ खड़े होते हैं और उनकी मांगों को समाधान के लिए क्या कुछ आप लोग करते हैं? देखिए ये क्या है, ये जो हड़ताल है राष्ट्रीय लेवल का हड़ताल है। हम देखते हैं कि हमारे जो देश के जितने भी मजदूर है मुख्यालय पे लेकर अपनी अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं, लेकिन प्रबंधन हो या इंडस्ट्री का जो मालिक है उन मजदूरों के प्रति किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। तो हम मजदूर संगठन के जितने भी पदाधिकारी रहते हैं उन मजदूरों के हक और अधिकारों के लिए हमेशा तत्पर उनके साथ में लड़ते रहते हैं। उनका जमीनी से लेकर कोर्ट कचहरी तक हम उनका हमेशा साथ देते हैं। कानूनी तौर पर भी जितने भी उनके अधिकारी हो या सड़क की लड़ाई जितनी लड़नी होती हो, हम सभी जितने श्रमिक संगठन है उनके साथ खुलकर एकदम सामने आते हैं। देखिए, ये एसीसीएल के वो श्रमिक संगठन है जो एसीसीएल को लगातार अपनी मांगों को लेकर जागरूक और जगाने का प्रयास कर रहे हैं और देखना होगा एसीसीएल प्रबंधन इनकी मांगों को लेकर क्या कुछ फैसले लेते हैं और क्या कुछ प्रयास करते हैं। एनडीटीवी बिलासपुर से दुर्गा प्रसाद मिर्धा।